From today, we will start regional geography, that is in semester 5. सो रीजनल ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है? रीजनल ज्योग्राफी की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर एक स्पेसिफिक रीजन की स्टडी की जाती है। उस रीजन के फिजिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा जाता है। रीजन क्या होता है? टेलर ने रीजन वर्ड को डिफाइन किया है। उन्होंने कहा है कि जो अर्थ के सरफेस पर कोई भी एरिया है उसको हम रीजन कहते हैं। वहीं A.J. हर्बर्टसन के अकॉर्डिंग अ रीजन इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ लैंड, वाटर, एयर, प्लांट, एनिमल एंड मैन regarded under their special relationship as together constituting a definite proportion of Earth's surface. इन सब के बीच की रिलेशनशिप अर्थ के सरफेस के एक पोर्शन को क्रिएट करती हैं या डिफाइन करती हैं। नाउ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर रीजन, एक रीजन को हम उसके ज्योग्राफिकल फीचर्स के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं, जैसे वहाँ पर लैंडफॉर्म कैसी है, क्लाइमेट कैसे हैं और नेचुरल रिसोर्सेज कैसे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारा जो थार डेजर्ट है उसको हम गोवा के कोस्टल रीजन के साथ कंपेयर करें तो हम वहाँ पर जो फिजिकल फीचर्स मिलते हैं इन दोनों रीजन्स में उनको देखकर डिफाइन करेंगे। और हर एक रीजन की अपनी यूनिक कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। जैसे हम पंजाब साइड वाले रीजन की बात करें सो वहाँ की लैंग्वेज, ट्रेडिशंस, कस्टम्स, आर्ट केरला या फिर कर्नाटका वाले रीजन से डिफरेंट होंगी। नेक्स्ट इज रीजन्स हैव डिस्टिंक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू देयर कैरेक्टर। हर एक रीजन के अंदर हमें अलग टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मिलती हैं। जैसे कि कोस्ट पर जो हमारे स्टेट्स हैं जैसे तमिलनाडु है, उड़ीसा है, गोवा है, वहाँ पर हमें फिशिंग, सी ट्रेड, इनसे रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मिलेंगी। और वहीं पर अगर हम अपने नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें वहाँ पर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी वो डिफरेंट होंगी। और हर एक रीजन की गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स और रेगुलेशंस भी डिफरेंट होती हैं। नेक्स्ट, नेचुरल इकोसिस्टम्स एंड बायोडाइवर्सिटी भी रीजन टू रीजन वेरी करती है। नेक्स्ट इज इवोल्यूशन ऑफ रीजनल प्लानिंग। रीजनल प्लानिंग का इवोल्यूशन कैसे हुआ? अगर हम 19th सेंचुरी की बात करें सो 19th सेंचुरी के अंदर अर्ली अर्बन प्लानिंग वाला टाइम पीरियड हम इसको बोल सकते हैं। ये वो टाइम पीरियड था जब इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था जिसकी वजह से अर्बनाइजेशन इंक्रीज हो रहा था। अर्बनाइजेशन इंक्रीज होने की वजह से जो अर्बन एरियाज़ हैं उनकी ग्रोथ हुई और उनकी ग्रोथ होने के साथ साथ इन एरियाज़ के अंदर हमें पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, हाउस कंडीशंस, इन सब के अंदर हमें काफ़ी सारे इश्यूज देखने को मिले थे। उसके बाद लेट 19th सेंचुरी टू अर्ली 20th सेंचुरी चीज़ को ब्यूटीफुल, हारमोनियस और वेल ऑर्गेनाइज्ड बनाया। नेक्स्ट इज जोनिंग एंड लैंड यूज प्लानिंग। ये अर्ली टू मिड 20th सेंचुरी का टाइम पीरियड था। इस टाइम पर डेवलपमेंट के लिए जोनिंग रेगुलेशंस को अडॉप्ट किया गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर लैंड को किस किस तरीके से यूज़ करना है उसके बेसिस पे उसको सेपरेट कर दिया गया। जैसे कि रेजिडेंशियल, जैसे अगर कोई रहने के लिए प्लेस बनाना है जहाँ पर हाउस वगैरह बनेंगे तो उसको अलग किया गया। साथ ही जो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं उनको अलग किया गया जिससे अर्बन ग्रोथ को मैनेज किया जा सके और पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी को इंक्रीज किया जा सके। 1940s टू 1960s ये वो टाइम पीरियड था जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था। इसकी वजह से रीजनल प्लानिंग के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आए, जैसे कि सब अर्बनाइजेशन इंक्रीज हुआ, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुए और ऑटोमोबाइल्स का राइज हुआ। इन सब की वजह से प्लानिंग डिसीजंस काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए। नेक्स्ट इज रीडेवलपमेंट। ये टाइम पीरियड है 1950s से 1970s का। अर्बन रेन्यूअल प्रोजेक्ट्स इन मैनी सिटीज टू एड्रेस इश्यूज ऑफ ब्लाइट। ब्लाइट का मतलब होता है डैमेज एंड डिके इन द इनर सिटी एरियाज। जो सिटी के अंदर के एरियाज हैं या फिर इनर एरियाज हैं वहाँ पर डिके और डैमेज को एड्रेस करने के लिए इस टाइप के प्रोजेक्ट्स लाए गए। नेक्स्ट इज कम्युनिटी बेस्ड प्लानिंग। इसके अंदर लोकल कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व किया गया डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लोगों की नीड्स और डिज़ायर्स के साथ अलाइन किया गया। नेक्स्ट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड स्मार्ट ग्रोथ। यहाँ पर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया और साथ ही टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रीजनल प्लानिंग। और रीजनल प्लानिंग करना क्यों ज़रूरी है? रीजनल प्लानिंग से किसी रीजन की इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाता है। इसके अंदर काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज इन्वॉल्व होती हैं, जैसे बिजनेसेस को उस रीजन के अंदर अट्रैक्ट करना, इनोवेशन को स्टिमुलेट करना और जो ओवरऑल कॉम्पिटिटिवनेस है उस रीजन की उसको इम्प्रूव करना। Next, efficient and sustainable use of land resources. Regulating and organizing different land use जैसे residential, commercial, industrial and recreational areas.
developing essential infrastructure in a region including transportation networks, utilities and public facilities. Next is planning process to minimize negative impact of development on ecosystem, water resources, air quality and biodiversity. प्लानिंग प्रोसेस के थ्रू इकोसिस्टम, वाटर रिसोर्सेज, एयर क्वालिटी एंड बायोडाइवर्सिटी इनके ऊपर डेवलपमेंट के नेगेटिव इम्पैक्ट को मिनिमाइज करना. नाउ प्लानिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क. किसी भी रीजन के अंदर ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है और रीजनल प्लानिंग का लास्ट ऑब्जेक्टिव है उस रीजन की कल्चरल और हेरिटेज को प्रिजर्व करके रखना. ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रीजनल प्लानिंग. और इससे पहले हमने इवोल्यूशन देखा एंड मीनिंग ऑफ रीजनल प्लानिंग. नेक्स्ट इज प्लानिंग प्रैक्टिसेस इन एंशिएंट इंडिया. अब हम अपने इंडिया की बात करेंगे कि हमारे इंडिया के अंदर किस तरीके से जो प्लानिंग है उसका इवोल्यूशन हुआ है. सबसे पहले हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें. ये जो सिविलाइजेशन है ये काफ़ी पुरानी है. इतनी पुरानी होने के बावजूद भी यहाँ पर जो सिटीज़ हैं जैसे मोहनजोदारो, हड़प्पा, ये काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग के साथ बनाई गई हैं. यहाँ पे हमें ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी एडवांस मिलता है, सिटीज़ एकदम ऑर्गेनाइज्ड हैं और हम इस सिविलाइजेशन को हिस्ट्री के अंदर काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज मौर्यन एंड गुप्ता एम्पायर. इस टाइम पीरियड के अंदर सिटीज़ को सेंट्रल एक्सेस के साथ डिज़ाइन किया जाता था और जो सिटी है वो हर टाइप के फंक्शन को परफॉर्म करती थी और सिटी सबसे मेन या फिर इम्पॉर्टेंट पार्ट है. यहाँ पर हमें ग्रैंड पैलेसेस मिलते हैं, काफ़ी सारे प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर्स मिलते हैं और ये वो टाइम पीरियड है जिस टाइम पर स्तूपास को कंस्ट्रक्ट किया गया है. इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इनको हम स्तूपास कहते हैं. नेक्स्ट इज चोला डायनेस्टी. ये टाइम पीरियड है 9th से 13th सेंचुरी का. यहाँ पर काफ़ी ग्रैंड टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन किया गया जैसे बृहदेश्वर टेम्पल इन तंजावर. और इस टाइम पीरियड के अंदर जो सिटीज़ होती थी वो रिलीजियस, इकोनॉमिक और कल्चरल एक्टिविटी का सेंटर होती थी. नेक्स्ट इज मिडीवल आर्किटेक्चर. ये वो टाइम पीरियड था जब सिटीज़ को फोर्टिफाई किया गया, डिफेंसिव स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए गए जैसे सिटी के अराउंड एक वॉल क्रिएट करना या फिर गेट्स वगैरह. ठीक है, नेक्स्ट इज मुगल एम्पायर. इस टाइम पीरियड पर 4 बाग या फिर 4 फोल्ड गार्डन्स को इंट्रोड्यूस किया गया और फतेहपुर सीकरी जैसी सिटीज़ मुगल एम्पायर के टाइम पर बनाई गई थी. नेक्स्ट इज विजयनगरा एम्पायर. यहाँ पर हम्पी एक बहुत ही फेमस सिटी है जहाँ का आर्किटेक्चरल प्लानिंग काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है और ये जो सिटी है इसके अंदर रिलीजियस, एडमिनिस्ट्रेटिव, रेजिडेंशियल क्वार्टर साथ ही वाटर के इंफ्रास्ट्रक्चर हमें मिलते हैं. नाउ अब हम अगर हम मॉडर्न प्लानिंग की बात करें सो मॉडर्न अर्बन प्लानिंग का एग्जाम्पल है चंडीगढ़. इस सिटी को 20th सेंचुरी के अंदर प्लान किया गया और इसको डिज़ाइन किया गया था ली कॉर्बुजिए. इन्होंने इसको 1950s के अंदर डिज़ाइन किया था चंडीगढ़ सिटी को. ठीक है, सो फर्स्ट यूनिट यहाँ पर कंप्लीट होती है. नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे. थैंक यू सो मच और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि नई वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहे.